मिट्टी का मशहूर प्याला, जामे जमशेद। दोनों तरफ सूखे, निर्जीव, गैर आबाद पहाड़ थे जिन पर लगी घास तक जल चुकी थी। सड़क इन्हीं पहाड़ों के बीच बल खाती गुजर रही थी। रास्ता वही था जिससे मैं इस्फहान से होता शिराज पहुंचा था और अब शिराज से 60 किलोमीटर दूर पारसी पोलास यानी तख्ते जमशेद देखने जा रहा था। शिराज में पता लगा था कि तख्ते जमशेद तक सवारी टैक्सियां चलती हैं। ईरान में सवारी का मतलब वे टैक्सियां होती हैं जिन पर मुसाफिर अपना अपना किराया देकर सफ़र करते हैं। ये सस्ती होती हैं। तख्ते जमशेद तक जाने के लिए शिराज के बस अड्डे पर सवारी की तलाश में आया था, लेकिन टैक्सी वाले ने मर्जी के खिलाफ मुझे एक टैक्सी में ठूंसा और टैक्सी चल दी। मेरे ख्याल से मुझे 5000 रियाल देने थे और इस टैक्सी में मेरे अलावा 4 और लोगों को भी होना चाहिए था, लेकिन मैं अकेला था और जाहिर था कि दूसरे 4 लोगों का किराया मुझसे ही वसूल किया जाना था। वीरान पहाड़ों पर करीब 1.25 घंटे चलने के बाद टैक्सी ड्राइवर ने तख्ते जमशेद की पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी। सामने दूर तक फैले खंडहरों में ऊंचे ऊंचे खंभे ही नुमाया थे। बताया जाता है कि ईसा से 700 साल पहले ईरान के एक जनसमूह ने, जो अपने को आर्य कहता था, एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया था। ये पूर्व में सिंध नदी से लेकर ईरान की खाड़ी तक फैला हुआ था। इतिहास में इस साम्राज्य को हाखामनश के नाम से याद किया जाता है। अंग्रेजी में इसे अकामीडियन साम्राज्य कहते हैं। बड़े आश्चर्य की बात यह है कि यह अपने समय का ही नहीं बल्कि हमारे समय में भी बड़े महत्व का साम्राज्य माना जाएगा। इस साम्राज्य के एक महान शासक दारुलस प्रथम 549 जन्म 485 मृत्यु ईपू ने विश्व में पहला मानव अधिकार दस्तावेज जारी किया था, जो आज भी इतना महत्वपूर्ण है कि 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसका अनुवाद विश्व की लगभग सभी भाषाओं में कराया और बांटा था। ये दस्तावेज मिट्टी के बेलन जैसे आकार के पात्र पर खोदा गया था और उसे पकाया गया था ताकि सुरक्षित रहे। दारूस ने बाबुल की विजय के बाद इसे जारी किया था। कहा जाता है कि यह मानव अधिकार सुरक्षा दस्तावेज फ्रांस की क्रांति 1789-1799 में जारी किए गए मानव अधिकार मैनिफेस्टो से भी ज्यादा प्रगतिशील है। घोषणापत्र के कुछ अंश इस प्रकार हैं। उद्धरण अब मैं अहुर मज़द अहुरा माजदा अग्निपूजकों के सबसे बड़े देवता की मदद से ईरान, बाबुल और चारों दिशाओं में फैले राज्यों का मुकुट अपने सिर पर रखते हुए ये घोषणा करता हूँ कि मैं अपने साम्राज्य के सभी धर्मों, परंपराओं और आचार व्यवहारों का आदर करूंगा और जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मेरे गवर्नर और उनके मातहत अधिकारी भी ऐसा करते रहेंगे। मैं अपनी बादशाहत किसी देश राज्य पर लादूंगा, आरोपित नहीं। इसे स्वीकार करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं और अगर कोई इसे अस्वीकार करता है तो मैं उससे कभी युद्ध नहीं करूंगा। जब तक मैं ईरान, बाबुल और चारों दिशाओं में फैले राज्यों का सम्राट हूं तब तक मैं किसी को किसी का शोषण नहीं करने दूंगा और अगर यह होता है तो मैं निश्चित शोषित का पक्ष लूंगा और अपराधी को दंडित करूंगा। जब तक मैं सम्राट हूं तब तक बिना पैसा लिए दिए या उचित भुगतान किए बिना कोई किसी की चल अचल संपत्ति पर अधिकार न कर सकेगा। जब तक मैं जालित हूं तब तक बेगार और बलात् काम लिए जाने का विरोध करता रहूंगा। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि हर आदमी अपना धर्म चुनने के लिए आज़ाद है। लोग कहीं भी रहने के लिए स्वतंत्र हैं और वे कोई भी काम कर सकते हैं जब तक कि उससे दूसरों के अधिकार खंडित न होते हों। किसी को उसके रिश्तेदारों के लिए सजा नहीं दी जाएगी। मैं गुलामी दास प्रथा को प्रतिबंधित करता हूं और मेरे साम्राज्य के गवर्नरों तथा उनके अधिकारियों की जिम्मेदारी है आदमी औरतों को गुलाम की तरह बेचने खरीदने को अपने क्षेत्र में समाप्त करें। गुलामी को पूरे संसार से समाप्त हो जाना चाहिए। मैं अहुर मज़द से कामना करता हूं कि साम्राज्य के प्रति मुझे अपने आश्वासनों को पूरा करने में सफलता दे। ईसा से 500 साल पहले दारूस महान ने अपने राज्य का आधार फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था, बनाया था। राज्यों को अधिकार दिए गए थे और केंद्र की नीतियां उदार तथा जनहित में थीं। साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत व्यापार कर था, जिसे बढ़ाने के साथ साथ व्यापारियों की सुरक्षा पर ध्यान देता था। दारूस ने अपने साम्राज्य के 2 कोने को जोड़ने वाले 1,500 मील लंबे राजमार्ग का निर्माण भी कराया था। इतिहासकार कहते हैं कि पूरे साम्राज्य में डाक की व्यवस्था इतनी उत्तम थी कि एक कोने से दूसरे कोने तक डाक 15 दिनों में पहुंच जाती थी। शताब्दियों तक दारूस महान की राजधानी तख्ते जमशेद पत्थरों, मिट्टी, धील और उपेक्षा के पहाड़ों के नीचे दबी पड़ी रही। यह इलाका कोहे रहमत के नाम से जाना जाता है। रहमत का मतलब ईश्वरीय कृपा है।
1931-1934 के बीच यहाँ अमेरिकी विश्वविद्यालयों के पुरातत्व विभागों ने खुदाई का एक व्यापक अभियान चलाया था और दारूस की राजधानी के अवशेष सामने आए थे। ईरानी सरकार, जो प्रायः पर्यटन के प्रति उदासीन है, तख्ते जमशेद की उपेक्षा नहीं कर सकी है। यहाँ पर्यटन विभाग के कार्यालय और पर्यटकों के लिए अन्य सुविधाएं मौजूद हैं। यह अब ईरान का ही नहीं बल्कि विश्व का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बन गया है। तख्ते जमशेद आने से पहले कहीं पड़ा था और लोगों ने बताया भी कि खंडहरों को देखकर यह कल्पना करनी चाहिए कि यह इमारत कितनी विशाल रही होगी। विस्तार का अंदाजा तो दूर से हो जाता है। कोहे रहमत के नीचे ऊंचे खंभों तक लंबा सिलसिला और सामने के पहाड़ों को काटकर तराशी गई मूर्तियां तथा गुफाएं नजर आने लगते हैं। मुख्य इमारत तक जाने के लिए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आया तो ऊंचे ऊंचे पत्थर के खंभे नजर आए। ये गारूस का दरबार हॉल था। इन खंभों पर इमारत की कल्पना करते हुए मैंने इसकी तुलना लाल किले के दीवाने आम से की तो दीवाने आम बच्चों का खेल लगा। यहाँ के दीवाने आम के खंभों की ऊंचाई लाल किले वाले खंभों से कम 3 गुनी है। लंबाई और चौड़ाई में भी दारूस का दीवाने आम शाहजहां के दीवाने आम से 6-7 गुना बड़ा होगा। आश्चर्य ये होता है कि इतने बड़े दीवाने आम में हजारों लोगों तक सम्राट या अन्य अधिकारियों की आवाज़ें कैसे पहुंचती होंगी और व्यवस्था कैसे बनाई जाती होगी। दारूस ने पार्सिपोलिस यानी तख्ते जमशेद का निर्माण 518 ईसा के आसपास शुरू किया था और 100 साल बाद यह निर्माण कार्य पूरा हुआ था। दारूस ने तख्ते जमशेद की परिकल्पना केवल एक महल या किले के रूप में नहीं की थी। वह ऐसे विशाल स्थान का निर्माण करना चाहता था जिसका कोई दूसरी मिसाल न हो। वह चाहता था कि साम्राज्य की शक्ति, वैभव, संपन्नता, बुद्धिमत्ता और सौंदर्यप्रियता को दर्शाने वाली इमारतों का एक समूह बनाया जाए तो अद्वितीय हो। दारूस के पुत्र जेरेजेस 518 to 465 ईसा की शपथ, मैं उस काम को पूरा करूंगा जो मेरे पिता ने शुरू किया था। दीवार पर अंकित है। ऊपर तेज सूरज चमक रहा था जिसकी रोशनी में कई किलोमीटर फैले खंडहर अतीत की रहस्यमयी कहानियां सुना रहे थे। पर्यटक यहाँ काफी थे लेकिन क्षेत्र इतना बड़ा था कि बस खेत में कुछ दाने की तरह छिटके ही दिखाई पड़ रहे थे कि उन पर नजर जमाना भी मुश्किल था। दीवाने आम के पीछे दूसरी इमारतों के खंडहर थे जो दूर फैले चले गए थे और कोहे रहमत में बनी गुफाओं से मिल गए थे। ये देखने के लिए एक दिन काफी था। दरवाजों पर पत्थर से काटी गई देवताओं की मूर्तियां, कहीं सिपाहियों की आकृतियां और पहाड़ों पर युद्ध के दृश्य साम्राज्य और सम्राटों की जिंदगी के जीवित दस्तावेज लगते थे। तख्ते जमशेद से कुछ किलोमीटर दूर नक्शे रुस्तम है। रुस्तम भी एक पौराणिक चरित्र है जिसने फिरदौसी के शाहनामे में अमर कर दिया है। उसने कल्पना कला और मार्मिकता की ऊंचाइयों को छू लिया है। बुनियादी तौर पर योद्धा होने के साथ साथ वह प्रेमी भी है, दाता भी है, संवेदनशील पिता भी है और एक त्रासदी का नायक भी है। नक्शे रुस्तम पहाड़ पर एक ऐसा जगह है जो समतल है। कहा जाता है कि रुस्तम यहाँ नाचा था, इस कारण पहाड़ का ये हिस्सा समतल हो गया। नक्शे रुस्तम पहाड़ी को सम्राटों की गैलरी भी कहा जाए तो गलत न होगा। यहाँ हखामनश साम्राज्य ही नहीं बल्कि पूर्व और परवर्ती साम्राज्य जैसे सासानी साम्राज्य के सम्राटों ने भी अपनी विजयों से संबंधित चित्र पत्थर पर अंकित कराए हैं। इस स्थान पर सम्राटों के मकबरे बनाने तथा उन पर इतिहास अंकित करने की भी परंपरा रही है। यही पत्थर पर तराश कर बनाए गए चित्रों में सामानी सम्राट शापुर प्रथम 241-272 ईसा का वह प्रसिद्ध चित्र भी है जिसमें ईरानियों से पराजित रोम का सम्राट वैरियन घुटने टेके शापुर प्रथम के सामने बैठा है और शापुर घोड़े पर सवार है। कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि ईरान सम्राट शापुर प्रथम ने पराजित रोम के सम्राट को अपने दरबार में घुटने के बल टेक 260 ईसा आने के लिए बाध्य किया था और इस घटना का आतंक शताब्दियों कायम रहा था। कोई गाइड किसी पर्यटक ग्रुप को एक दीवार दिखाकर बता रहा था कि कभी ये दीवार इतनी चमकीली हुआ करती थी कि लोग इसमें अपनी शक्ल देख लिया करते थे। इस तरह की न जाने कितनी गाथाएं यहाँ से जुड़ी हैं। कहते हैं कि किसी पौराणिक सम्राट जमशेद की भी यही राजधानी होती थी। उसके पास एक दैवी प्याला था जो जामे जमशेद के नाम से मशहूर है। जमशेद का जिक्र फिरदौसी ने शाहनामा में भी किया है। प्याले में वह पूरे संसार की छवियां तथा भविष्य और भूत को देख सकता था।